स्वागत है एक बार फिर से आपका राइजिंग स्टार्स में। और आज के मेहमान हैं अभय अग्रवाल जी, पाइपर सेरिका के फाउंडर और सीईओ हैं, फंड मैनेजर हैं। दूसरों का पैसा मैनेज करने में ज़्यादा मजा आता है ना? प्रेशर भी ज़्यादा आता है। अच्छा, दूसरों का पैसा है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि आप किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा और कमा के भी देना पड़ेगा। जवाब ही नहीं देना, कमा के देना है। और सर, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट पैसों के साथ होता है और होना भी चाहिए। किसी ने ज़िंदगी भर कमाया है, उसकी रिटायरमेंट की पूंजी है, तो आप एक फंड मैनेजर की भी जिम्मेदारी होती है कि डिसीजन जिम्मेदारी से ले। अच्छा, फंड मैनेजर जो लोग होते हैं वो लोग सुबह उठ के क्या करते हैं? मतलब वो सबसे पहले सुबह उठ के SGX निफ्टी देखते हैं, डॉलर इंडेक्स आजकल बहुत चल रहा है वो देखते हैं। देखते हैं आप ये सब? नहीं सर, मैं तो सुबह उठ के अपनी वाइफ को थैंक यू बोलता हूँ। हाँ, कि उनका मुंह ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, जैसे घर में शांति रहे। हाँ। और उसके बाद एक नज़र रहती है हमेशा मार्केट्स में क्या हो रहा है। हाँ। अगर शार्प कट्स हैं या कुछ है तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि हमेशा एक रेडार पे स्टॉक्स रहते हैं 5-10 कि अगर इनका प्राइस गिरे तो हम ले लें इन्हें या ऐड कर लें, एलोकेशन बढ़ा लें। तो वो एक नज़र रहती है। पर ज़्यादातर इंफॉर्मेशन के लिए बस उतना ही देखते हैं सर मार्केट। उससे ज़्यादा नहीं। रोज बीपी क्यों बढ़ाना? अब हाँ, तो इन्वेस्टमेंट कर दिया। और आपका शो देख लेते हैं तो फिर जितना पता होना चाहिए पता चल जाता है। सुबह वाला क्या अभी दुनिया में क्या हुआ, और शाम को अड्डा भी देख लेते हैं तो बस उससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं। उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होती। अच्छा, फंड मैनेजर्स को या आपके ज़रिए हमारे इन्वेस्टर्स को अपनी इस जर्नी में, इन्वेस्टिंग की जर्नी में दो महत्वपूर्ण बातें जो है वो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या है? लर्निंग क्या है उनके लिए, जो आपने सीखा वो हमारे दर्शकों को बताइए। एक तो मैंने सीखा सर कि ये जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है ये फुल टाइम जॉब है। तो अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और वो ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो मार्केट को बीट कर लेंगे, तो वो तभी कर सकते हैं जब उनमें बहुत ज़्यादा करेज हो और पेशेंस हो। नहीं तो क्या है, मार्केट जो है वो उनको उनके स्टॉक से और पैसे से अलग कर देगा, कभी ना कभी कर देगा इमोशनली। तो कॉन्फिडेंस और करेज तब आता है जब आपने डीप रिसर्च किया हो, जब आप कंपनी के मैनेजमेंट से मिले हैं, कंपनी के कॉम्पिटिटर से मिले हैं, सप्लायर से मिले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से मिले हैं, पूरा आपने 360 डिग्री रिसर्च किया है। और वो किसी रिटेल इन्वेस्टर के लिए कर पाना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, क्योंकि सबका काम है, धंधा है, अलग इंटरेस्ट है। राइट। तो ये जो फंड मैनेजमेंट है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है, ये उनको एक प्रोफेशनल मैनेजर्स पे छोड़ दें तो बेटर है। ये मेरी एक लर्निंग है। अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैंने भी यही किया होता। क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है। जैसे आपने कहा, रोज थ्रेट्स हैं, रोज रिस्क हैं। किसी कंपनी के सीईओ ने रिजाइन कर दिया, उसका स्टॉक 10% गिर गया आउट ऑफ नोवेयर। अपना बीपी क्यों बढ़ाने का? अभय जी को पैसे दे दो। बिल्कुल, अभय जी का बीपी बढ़ेगा, मेरा बढ़ेगा। हाँ, मैं तैयार हूँ बढ़ाने के। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं आप अभय जी को दें, ये एक डिस्क्लेमर है। लेकिन मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे, फुल टाइम जॉब नहीं है, तो किसी बढ़िया फंड मैनेजर को आप पैसे दे दीजिए। बिल्कुल। और वो आपके लिए मैनेज करेगा। आप गोल्फ खेलिए, बिल्कुल, आप जूडो सीखिए, बिल्कुल, आप क्यों अपना दिमाग इतना लगाएं? बिल्कुल। तो नहीं, और उस पर नजर रखिए अपना फंड मैनेजर के क्या परफॉर्मेंस है, आपके पोर्टफोलियो में क्या स्टॉक लिया है। जो पोर्टफोलियो फंड मैनेजर ने आपको बताया कि उसकी स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से ही आपका पोर्टफोलियो है, वो आप देखते रहिए। आप सवाल करिए उनसे कि आपने कहा था कि आप इस इंडस्ट्री में नहीं करेंगे, फिर आपने क्यों किया। ये आपका राइट है, ये आपका राइट है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, कौन सी इंडस्ट्री आपको सबसे अच्छी लग रही है आजकल? सर, इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर है हमारा, एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग भी कहूँगा मैं, सर्विसेज भी कहूँगा। एक तो रुपये का काफ़ी बेनिफिट है, डॉलर अप्रिसिएशन का, रुपया 82 के लेवल पे ऑलमोस्ट आ गया है। तो मार्जिन्स और कॉम्पिटिटिवनेस इन एक्सपोर्टर्स की बढ़ रही है। हाँ, कहाँ तक जाएगा? नॉर्मली हम एज्यूम करते हैं साल का 5 से 6% डिप्रिसिएशन। इस साल तो 10 हो गया। इस साल 10 हो गया है, और वो भी कम हुआ है क्योंकि एक्चुअली डॉलर इंडेक्स 14 से 15% बढ़ा है। तो अभी भी हमारी आउट परफॉर्मेंस है डॉलर इंडेक्स में 4 से 5% की। तो अगर वो आउट परफॉर्मेंस हम निकाल दें तो रुपया 84 से 85 तक आ सकता है। 84-85, ऐसा एक टेक्निकल चार्टिस्ट से भी मैंने पूछा, उन्होंने यही कहा था कि 84 तक तो आराम से जा सकता है। इसमें बस यही है कि पर आरबीआई कभी ना कभी स्टेप इन करके शायद
रुपए को एक लेवल पे रखेंगे, कितना करेंगे? 100 तो नहीं बिलियन कर डॉलर तो खर्च पाएंगे। कर चुके हैं। बिल्कुल, भाई प्रॉब्लम वही है कि अब कितना करें, इट्स लूजिंग बैटल। मतलब जब आप सारी करेंसीज डिप्रिशिएट हो रही हैं, मतलब पैसा भी चलेगा और रुपये रुपए बचा, तो फिर उसमें क्या फायदा है। तो मुझे लगता है आरबीआई ने थोड़ा रेंज वो बढ़ा दी है अपनी। तो एक्सपोर्ट सेक्टर में क्या आप आईटी को शामिल करते हैं? आईटी में बिल्कुल शामिल करता हूँ सर। आईटी मुझे लगता है कि अगले 10 साल 15 साल तक इंडिया का फ्यूचर है। और आईटी में भी लोग देखते हैं तो सिर्फ आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज वालों को एक्सपोर्ट कंपनीज देखते हैं, पर अब हम देख रहे हैं छोटी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, SaaS बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो इंटरनेशनल कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं, डेटा मैनेज तो वो जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं अब वो भी लाइमलाइट में आ रही हैं। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि जो फार्मा स्पेस में है, CDMO, CMO, CRO, कस्टम सिंथेसिस के जो ऑर्डर्स ला रही हैं कंपनीज, वो भी अच्छा काम कर पा रहे हैं क्योंकि उनके मार्जिन्स अच्छे हैं। और ये काफ़ी स्टिकी मॉडल है क्योंकि जब बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं तो वो जल्दी से चेंज नहीं होते हैं। तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, केमिकल्स में हम देख रहे हैं, तो इस तरह के, और मैन्युफैक्चर, और एक दूसरा है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। एक तो एक्सपोर्ट हो गया, जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है कि इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स हैं, महंगे हो गए, आप इंडिया में बना लीजिए, एसी आप यहाँ बना लीजिए, PLI का तो मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये गेम चेंजर है और इसका फायदा मिलता रहेगा कंपनीज को आगे। अरे क्विक फायर राउंड करते हैं। आपको खाली समय में क्या अच्छा लगता है, खेलना या फिल्में देखना? खेलना। और खेलने में जूडो? नहीं, बहुत चीज़ें सर, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्क्वॉश, कुछ भी खिला लीजिए। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? खाने में अपना देसी खाना। देसी मतलब दाल चावल? दाल चावल बेस्ट, मतलब घर का बना हुआ देसी खाना। घूमने में विदेश में अच्छा लगता है कि देश में? दोनों। अभी आप विदेश गए थे थोड़े दिन पहले? हाँ, विदेश जाते रहते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। चैनल चेक करने के लिए? चैनल चेक नहीं यही चेक करने के लिए कि भारत के कंपैरिजन में बाकी देशों में क्या हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है वापस आके। खाली समय कभी किताब पढ़ते हैं? कौन सी किताब पढ़ते हैं? बहुत किताबें पढ़ता हूँ सर। मेरे एक किताब कोई बताइए बहुत ब्रीफली। सर एक मैं बताऊंगा, सारे इन्वेस्टर्स को मैं रिकमेंड करूंगा। थोड़ी मोटी किताब है पर वो पढ़े ना तो उनका पर्सपेक्टिव काफ़ी और डेवलप होगा। एक किताब है पुअर चार्लीज एल्मनैक। ओके। ये लिखी है चार्ली मुंगर, जो वॉरेन बुफे के पार्टनर हैं काफ़ी साल से। तो इस एल्मनैक में उन्होंने क्या है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये उनके एसेज हैं, स्पीचेस हैं, थॉट्स हैं कि वो कैसे देखते हैं इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। और सर ये चार्ली मुंगर ऑलमोस्ट 100 साल की उनकी उम्र होने वाली है। तो आई थिंक एज इन्वेस्टर्स हम बहुत लकी हैं कि हम अभी तक उनकी नॉलेज, और वो बहुत फ्रीली शेयर करते हैं, मतलब उनको कोई छुपा नहीं, और जो कहते हैं कंसिस्टेंटली कहते हैं। तो ये बुक मेरे हिसाब से जो भी स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है उसको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये इस बुक की ऑडियो बुक भी है क्या? ऑडियो बुक भी है सर। बस लाइफ इजी कर दिया आपने। मोटी सुन के जिनको डर लगा हो वो ऑडियो बुक है, बिल्कुल है। तो देखिए, घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है, दिमाग तरोताज़ा होता है, नई नई चीज़ें आप देखते हैं, पढ़ते लिखते हैं। ये शो देखिए, आपको नए फंड मैनेजर से मैं मिलवाता हूँ, उनकी सोच को, इसका देखिए सीक्रेट बताता हूँ। मैं अभय अग्रवाल के दिमाग को पढ़ना चाहता हूँ कि आप कैसे सोचते हैं, इसलिए मैं अलग अलग तरीके के सवाल पूछता हूँ, जिससे हमारे जो दर्शक है, जो निवेशक इन्वेस्टर है, वो समझ सकें कि एक साइकोलॉजी क्या होती है इन्वेस्टर की। और ज्ञान सबसे ज़रूरी है जीवन में। बिल्कुल, ज्ञान के बिना कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो ज्ञान का शो है ये, इसलिए आप थोड़ा सीखिए, अपने पैसे लगाइए, समय नहीं है तो आप जैसे किसी फंड मैनेजर के साथ दे सकते हैं। अभय जी, आप स्टूडियो आए, मज़ेदार बातें की, बहुत मज़ा आया, और बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके फंड के लिए, आपके आगे के करियर के लिए। धन्यवाद नीरज जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके और आपके शो में आके। थैंक यू। तो आज के राइजिंग स्टार शो में इतना ही, और अगली बार किसी और फंड मैनेजर से, किसी और से दिलचस्प बातें करेंगे, और प्रॉमिस पूरा करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी, अच्छी से स्ट्रेटजी से मुलाकात करा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।